हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि 5वें दिन इंडिया ये टेस्ट मैच जीत चुका होगा और कन्विंसिंगली जीतेगा, और मैंने ये भी बताया था कि कौन से वो दो बॉलर्स होंगे जो कल ये मतलब 4 विकेट जो बचे हैं वो लेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। कुलदीप यादव और आपके अक्षर पटेल ने ये चारों विकेट में से 3 विकेट निकाले। एक विकेट मोहम्मद सिराज को भी मिला जो कि अनलकी थे। जब कल बॉलिंग कर रही थी टीम इंडिया, वो उनको विकेट नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ही चैनलाइज्ड और बहुत ही विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। कुछ रेजिस्टेंस साकिब अल हसन ने जरूर शो किया, ताबड़तोड़ इनिंग खेलने की कोशिश भी की, 81 रन उन्होंने बनाए भी, लेकिन ही इज प्लेइंग सो एग्रेसिवली एंड ही इज हिटिंग वन शॉट टू मेनी, जिसकी वजह से एक ना एक बार उनको मिस होना था और वो बॉल विकेट पे लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। उनको आपको कुलदीप यादव ने उन्हें बोल्ड किया। कुलदीप यादव ने यहाँ से अपने टेस्ट क्रिकेट की वापसी की है। कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इस टेस्ट सीरीज में अपने कैरियर को रिवाइव किया है, जिस तरीके से कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करने आए, जिस तरीके से शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई। तो इस तरीके से आपके प्लेयर्स सिलेक्टर्स के डोर पर नॉक कर रहे हैं कि हमें भी अब चांस मिले, क्योंकि बार बार वही ट्रायल टेस्टेड, रोहित शर्मा फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट, और टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं। केएल राहुल का फॉर्म पता नहीं क्या हो गया है। वो आईपीएल जब खेलते हैं तो फुल फॉर्म फुल रोमांच में खेलते हैं। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आती है गौतम गंभीर के ऊपर कि वो कभी भी केएल राहुल के अगेंस्ट में नेगेटिविटी कभी नहीं बोलते, बिकॉज ही इज लखनऊ सुपर जायंट्स के वो आपके कोच है। तो वो ज्यादा केएल राहुल के बारे में नेगेटिव टिप्पणी नहीं करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब पब्लिक को, आम पब्लिक को ये सब सारी चीजें पकड़ में आ जाती है, और जब पकड़ में आ जाती है तो फिर साफ दिखता है कि ये फेवरेटिज्म चल रहा है और उसको उनको बार बार मौका मिल रहा है, बार बार खिलाया जा रहा है। तो अब वो चीज नहीं होगा टीम इंडिया में, क्योंकि अब यंगस्टर की एक पुल और एक लॉट तैयार हो रही है जो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जब 30 साल के आप उम्र में आप आ गए हो तो आपको फिर फॉर्म आपको कंटिन्यूस करना होगा अगले 3 से 4 साल के लिए, तभी आप टीम इंडिया में जगह बना पाओगे। नहीं तो 30 साल के बाद अगर आप पुअर फॉर्म या 2 सीरीज 3 सीरीज आप फ्लॉप खेलते हो तो आपको यंगस्टर को मौका देना होगा, क्योंकि अब जो इंडियन टीम है यंगस्टर, वो पके पकाए, वो प्योर मतलब कुक्ड प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं, और उनको प्रेशर में कैसे खेलना है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो इसलिए जो आपको बार बार जो आप मौका मिल रहा है, केएल राहुल को मिल रहा है, आपको अजिंक्य रहाणे को मौका मिल रहा था, अजिंक्य रहाणे को तो अब ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन केएल राहुल को अभी भी मौका मिले जा रहा है और वो उस मौके को भुना नहीं रहे हैं। लेकिन जब टीम से वो बाहर हो जाएंगे तब उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की है। जिस तरीके से वो ड्रॉप होते हैं और उसके बाद टीम में आते हैं, एक अलग अंदाज होता है उनका खेलने का, रन्स ताबड़तोड़ बनाते हैं, रन्स मतलब बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही हाई स्कोरिंग रन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता है। कुछ यही सिलसिला चल रहा था मयंक अग्रवाल के साथ भी। मयंक अग्रवाल ने जब फ्लॉप हुए और जब वो उनके रन्स नहीं बन रहे थे तो टीम इंडिया ने उनको बहुत मौका दिया, बहुत अपॉर्चुनिटी दिया, और लास्ट फाइनली उनको दरकिनार कर दिया। अब वो सिलेक्शन में भी काउंट नहीं किए जाते हैं। सेम गोज टू हनुमा विहारी, उनको भी वो मौका नहीं मिल रहा है, वो चांसेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब श्रेयस अय्यर जो है वो फॉर्म में खेल रहे हैं और इंडिया के पास चेतेश्वर पुजारा के तौर पर नंबर 3 पे अपना जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथनिंग कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि हनुमा विहारी को 3 पे मौका मिलेगा अगले 1 से 2 साल के बीच में, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा ही इज फिट और वो 1-2 साल अभी और कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि सेंचुरी बनाने के बाद आप किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। और ना ही सेंचुरी बनाया उन्होंने, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 90 प्लस का भी स्कोर किया था। चूक गए थे वहां पे वो सेंचुरी से, वरना वो 2 सेंचुरी इस टेस्ट में लगा देते। फिर भी कोई बात नहीं, जिस तरीके से हालात थे, जिस तरीके से टीम इंडिया के स्कोर चल रहा था फर्स्ट इनिंग में, वो मद्देनजर रखते हुए 90 रन भी बहुत थे उस पिच पे। तो ये टीम इंडिया की बहुत अच्छी जीत है और इससे वो दावेदारी पेश करेंगे डबल टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे भी। मेरे ख्याल से वो अब सेकंड पोजीशन पर आ गए होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका वहां पर ऑस्ट्रेलिया में अपने मैच हार गई है। तो अब इंडिया को सारे मैचेस जीतने हैं, मतलब जितने भी उनको मौका मिलेंगे, 4 शायद वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे और एक बांग्लादेश के साथ खेलेंगे। तो इसमें बांग्लादेश के साथ तो उनको अगला मैच जीतना ही है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोशिश करना है कि 3-0 के साथ वो जीते। हारना नहीं है, अगर वो हारते हैं तो फिर उनका रैंकिंग जो है या पॉइंट सिस्टम जो है वो नीचे आएगा, परसेंटेज जो है वो नीचे आएगा। अगर वो जीतते हैं
और लगभग 3-0 के मार्जिन से या 4-0 से जीतते हैं तो बेटर है, 3-0 से भी जीतते हैं तो वो भी काम कर जाएगा फाइनल में पहुंचने के लिए। तो थम्स अप टू टीम इंडिया। कुलदीप यादव को इस मैच का नायक माना गया, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया, सेकंड इनिंग में उन्होंने 3 विकेट लिया। उसके बाद सेकंड इनिंग में उन्होंने फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग भी करने आए तो कुलदीप यादव ने 30-40 रन बनाए भी थे। तो एक टीम मैन की तरह खेले, एक कंप्लीट मैन की तरह खेले और इंडिया को जब जरूरत थी विकेट्स की, जब इंडिया को जरूरत थी रन्स की, तो वहां पे वो दोनों ने दोनों डिलीवर किया, इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच चूज किया गया। मैं मतलब बहुत सारे लोगों ने सोचा भी होगा कि चेतेश्वर पुजारा को यहाँ पे मैन ऑफ द मैच दिया जाए, लेकिन मेरे नजर से कुलदीप यादव वाज सुटेबल बिकॉज रन्स भी बनाए उन्होंने, विकेट्स भी लिया उन्होंने, और जब भी टीम इंडिया को जरूरत होती थी विकेट्स की, वो क्रूशियल विकेट्स उन्होंने ही दिलाए। तो इंडिया 1-0 से अप है और सेकंड टेस्ट मैच में हो सकता है रोहित शर्मा फिट अगेन वो वापस आए, लेकिन मुझे नहीं लगता है टीम मैनेजमेंट इतना रश करेगी, वो भी फाइनल टेस्ट के लिए। तो रोहित शर्मा मेरे ख्याल से नहीं खेलेंगे, केएल राहुल के साथ ही टीम इंडिया जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली यही टीम कॉम्बिनेशन इंडियन टीम खिलाएगी और 2-0 से ये सीरीज जीतेगी, व्हाइट वॉश करेगी और वापस आएगी। तो देखते हैं सेकंड टेस्ट मैच में क्या बिल्डअप होता है, क्या रणनीति बनती है। लेकिन जो मेरे लिए यहाँ पर चिंता का विषय है कि विराट कोहली को यहाँ पर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज जितने मार मिले या जितनी इनिंग खेलने को मिले, वो इनिंग पर वो इम्पैक्ट छोड़ें और वो इनिंग को वो बड़ा बना करके जाएं। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो 150-160 का स्कोर हिट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब कैरियर के आप ढलान पर आ गए हैं और अब जितना रन बटोर सकते हैं आप यही कोशिश करेंगे कि हम उतने रन बना सकें। दूसरी ओर हम बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सेकंड टेस्ट की। मैंने कल प्रिडिक्ट किया था कि नुमान अली और अबरार इस पिच पर घातक साबित होंगे और वही हुआ भी। उन जो मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स उन्होंने ही निकाला, बट जो इस टेस्ट मैच में जो देखने को मिला कि कराची के विकेट पे रिवर्स स्विंग हुआ, और अमूमन ये देखा जाता है कि कराची के पिच पे टी के बाद रिवर्स स्विंग अवेलेबल होता है, क्योंकि बॉल भी पुराना हो जाता है, टी के समय पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी डाउन होता है और ह्यूमिडिटी भी आती है, और कराची आपके समंदर के किनारे है, तो वहां पर आपको रिवर्स स्विंग देखने को अमूमन मिलता ही मिलता है। और उसी का फायदा उठाया आपके मोहम्मद वसीम ने, जिन्होंने एलबीडब्ल्यू ट्रैप किया सेट हैरी ब्रुक्स को, जिन्होंने अपनी आज 3rd सेंचुरी बनाई 6th इनिंग में। तो ये भी एक रिकॉर्ड है कि 6 इनिंग में 3 सेंचुरी बनाया, लेकिन जो इसका प्राइम रिकॉर्ड होल्डर है वो है मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने 4 इनिंग में 3 सेंचुरी ठोकी थी 1985 में। और उसके बाद टीम इंडिया की तरफ से 6 इनिंग में विनोद कांबली ने ये स्कोर किया हुआ है और हैरी ब्रुक्स ने भी किया हुआ है। कुछ एक आध प्लेयर्स और हैं 1945 1950 के एरा के, बट जो मेन प्लेयर्स हैं जो आज को जो करंट जनरेशन जानती है, मोहम्मद अजहरुद्दीन 1985 में जब उन्होंने डेब्यू किया था तो 4 इनिंग में उन्होंने 3 सेंचुरी ठोके थे। विनोद कांबली ने भी 92-93 के टाइम पे 6 इनिंग में 3 सेंचुरी लगाई थी, और आज हैरी ब्रुक्स ने भी 3 सेंचुरी लगा दी 6 इनिंग में। तो आज हुआ क्या, आज इंग्लैंड मतलब एग्रेसिव अप्रोच के साथ तो आई थी, लेकिन उसको कर्टेल किया नुमान अली और अबरार के स्पिन ने, और एक समय पे इंग्लैंड 145 पर 5 विकेट लॉस थी, और एक ये डाइसी सिचुएशन थी जहां पर कुछ भी हो सकता था, 1-2 विकेट इधर गिर जाते तो इंग्लैंड मेरे ख्याल से 200 के आसपास पहुंचती और 200 के आसपास वो ढेर हो जाती, लेकिन वहां पर हैरी ब्रुक्स और स्पेशली आपके बेन फोक्स जो अपना पहला इनिंग खेल रहे हैं पाकिस्तान में, जब से वो इंटर हुए हैं तब से, और उसी इनिंग में उन्होंने 62 रन बनाए और एक क्रूशियल पार्टनरशिप स्कोर किया आपके हैरी ब्रुक्स के साथ, और वो जो पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट 265 तक इंग्लैंड को ले गई। और जब वहां पर 260 के आसपास विकेट गिरे तो 6th डाउन थी, और ये जो लास्ट के जो 90 रन, उसके बाद जो 4 विकेट बचे थे, लास्ट के 4 विकेट ने 90 रन जोड़ दिया। यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा डेंट लगा और 50 रन की क्रूशियल लीड ले गई इंग्लैंड की टीम। कल जब इंग्लैंड आएगी तो बहुत ही रेयर एंड टेयर हो चुका होगा पिच पे और बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर दोनों टीमें ये देखेंगी कि वो 150-160 तक पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करें, जिससे 100 के आसपास का टारगेट मिले तो वो चेस कर सकते हैं। पाकिस्तान वहीं पे ये सोचेगा कि वो 250-300 तक पहुंचने की कोशिश करे, और 300 पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच जाता है तो 250 का जो टोटल है वो इस पिच पे बहुत क्रूशियल होगा। लेकिन
इंग्लैंड जिस रेड हॉट फॉर्म पे चल रही है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन 250 300 एक 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 एक, एक डिफेंसिव और एक मतलब एक ऐसा टारगेट होगा जो कि विनेबल होगा। तो पाकिस्तान कोशिश करेगी कि 300 तक जाए और इंग्लैंड कोशिश करेगी कि 150 तक उनको सीमित किया जाए। 150 अगर पाकिस्तान बनाती है तो 50 रन की जो डिफिसिट है वो 100 रन की रह जाएगी और 100 रन के आसपास की जीतने की टोटल हो जाएगी। 100 रन पर वो पाकिस्तान को वो व्हाइट वॉश कर सकेंगे 3-0 से। तो मेरे ख्याल से कल कल का इंपॉर्टेंट मूविंग डे है, थर्ड डे। 2 दिन में बहुत ही घटनाक्रम घटी है इस मैच पे और इस पिच पे। इंग्लैंड 50 रन के लीड लेकर के आ गया है, उसमें से भी 21 रन आपके पाकिस्तान ने बना लिया है नो लॉस के। जो लास्ट का जो हाफ एन आवर 45 मिनट्स का खेल बचा था, उस समय इंग्लैंड ऑल आउट हो गई और 9 ओवर क्रुशियल खेलने को मिले पाकिस्तान को। उस 9 ओवर में उनको सरवाइव करना था और एग्जैक्टली शान मसूद और आपके अब्दुल्ला शफीक ने ये काम करके दिखाया। अब्दुल्ला शफीक ने 1-2 बाउंड्री मारी भी, लेकिन शान मसूद डेड बैट के साथ खेलते रहे। और उस समय की भी रिक्वायरमेंट यही थी कि आप विकेट्स ना थ्रो करें, क्योंकि आप विकेट थ्रो करेंगे तो आप एक्सपोज कर देते हैं अपने मिडिल ऑर्डर को। स्पेशली आप अजहर अली और आपके बाबर आजम, रिजवान इन और साउथ शकील, इन सबको जल्दी एक्सपोज करेंगे तो ये फिर विकेट लूज करते चले जाएंगे और जो पाकिस्तान जिस टोटल पे देखना चाह रहा है उस टोटल पे वो पहुंच नहीं पाएगा। तो कल मेरे लिए जो बॉलर होगा वो हो गए रेहान अहमद एंड जैक लीच, और रिमाइंड मी दिस क्रेग ओवर्टन बोल रहा हूं मैं, ऑली रॉबिन्सन। ये जो ऑली रॉबिन्सन जो बॉलिंग करेंगे और मार्क वुड जो जिस पेस के साथ बॉलिंग करते हैं, रिवर्स स्विंग अगर होना चालू हो गया तो ये दोनों घातक बन जाएंगे। अगर रिवर्स स्विंग नहीं होता है तो फिर स्पिनर यहाँ पर आपके जैक लीच और रेहान अहमद चढ़ करके बॉलिंग करेंगे। पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये कोशिश करना होगा कि 50 रन बिना लॉस के ऊपर वो जाएं और एक पार्टनरशिप बिल्डअप करें 70-80 रनों के फर्स्ट विकेट के। उसके बाद जो बैट्समैन आए वो ये सोच करके आए कि हमें 150 170 180 तक विकेट लूज नहीं करना है, और उसके बाद धीरे धीरे ये वो इनिंग को बिल्ड करें। 250 टू 275 अगर टारगेट दे देती है पाकिस्तान इंग्लैंड को, तो फिर इंग्लैंड को ये चेस करना बहुत डिफिकल्ट होगा, स्पेशली अबरार के सामने और नुमान अली के सामने। आज बाबर आजम ने कैप्टनसी मेरे ख्याल से अच्छी की है, मतलब बुरी नहीं की है, क्योंकि उनके जो 2 मेन बॉलर्स थे जो मैंने आपको कल भी बता के गया था कि नुमान अली और आपके अबरार होंगे, और उनको ही उन्होंने लगा रखा, उन्हीं के साथ वो परजिस्ट भी किए। एक समय पे पाकिस्तान डोमिनेटिंग पोजीशन पर आ गई थी 145 पे जब 5th विकेट गिरा था बेन स्टोक्स का। कल डे 1 पे अननेसेसरी बाबर आजम रन आउट हुए और आज अननेसेसरी बेन स्टोक्स रन आउट हुए। दोनों टीम के कैप्टन रन आउट के थ्रू आउट हुए हैं इस मैच में, और दोनों अननेसेसरी रन आउट थे। मतलब बाबर आजम को तो चलो समझ में भी आ रहा है, हाँ ना में था। अब 2 रन बेन स्टोक्स का 2 रन दौड़ चुके थे। हैरी ब्रुक्स की मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती थी कि उन्होंने कॉल किया और फिर वापस भेजा, तब तक बहुत टाइम निकल चुका था, वो बेन स्टोक्स दौड़ते ही चले गए। और जब बेन स्टोक्स आउट हुए तो वहां पर उन्होंने मैच्योरिटी शो किया कि चलो जो हो गया सो हो गया। उन्होंने थम्स अप किया, जो हो गया सो हो गया, आगे आप इनिंग बिल्डअप करिए और टीम को इंग्लैंड को एक अच्छे पोजीशन पे लेके जाइए। हैरी ब्रुक्स ने एग्जैक्टली वही किया, सेंचुरी स्कोर किया और अपनी ना ही अपनी टीम को बल्कि एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचा दिया जहां से इंग्लैंड मैच में थोड़ा सा अपर हैंड बनाकर चल रही है। अगर ये कल इंग्लैंड जल्दी से जल्द क्विकली विकेट लेना चालू कर दे तो ये जो 50 रन की लीड है ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगी और बहुत बड़ी दिखेगी। अभी ये दिख नहीं रही है बड़ी, लेकिन कल पाकिस्तान अगर 160 170 पे ऑल आउट हो जाती है तो ये 50 रन की लीड फिर बहुत बड़ी दिखाई देने लगेगी जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी और उसे 120 रन की टारगेट चेस करनी पड़ेगी। तो चलिए, ये क्रिकेट है, यहाँ पे सब कुछ होते रहता है। देखना ये है कि इंटरेस्ट क्या बना हुआ है। इंटरेस्टिंग खेल जब तक बना रहता है तब तक खेल का देखने का मजा और आता है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, जो तीसरा टेस्ट मैच, सॉरी, जो पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, 2 दिन में मैच नहीं चल सका, वहां पर पूरा का पूरा किरकिरा कर रखा है। अब अगर यही सेम सिचुएशन अगर सब कॉन्टिनेंट में हो रही होती तो फिर ये लोग ज्ञान देने आ जाते, जितने भी ये गोरे कमेंटेटर्स हैं, कि वर्ल्ड क्रिकेट का मर्डर हो रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट को खत्म किया जा रहा है, क्रिकेट
क्रिकेट का जो फन है, जो क्रिकेट का जो एक्साइटमेंट है, उसको बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और एग्जैक्टली यही चीजें वीरेंद्र सहवाग ने भी लैसेस आउट किया है कि अगर ये चीज इंडिया में हुई होती और इंडिया में 2 दिन में ही टेस्ट खत्म हो जाते, तो ये सब कोई प्रीच करने आ जाते कि बॉस आप लोग अपने होम एडवांटेज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और प्योर रैंक टर्नर्स बना रहे हैं जहां पर खेलना मुश्किल है, ये मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चूचा नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं बोला पिच के लिए लेकर के कि पिच कैसी है, क्या है। मतलब 99 पर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई यार, वो भी सेकेंड इनिंग में। और जब 35 रनों की टारगेट मिली उनको ऑस्ट्रेलिया को, उसमें भी वो 4 विकेट खो बैठे। और उस 4 मतलब 35 रन में मैं देख रहा था, 35 रन में सिर्फ और सिर्फ 19 रन एक्स्ट्रास के लिए मिले हैं। बाकी जो रन है 11 + 5 16 रन, ये सिर्फ बैट्समैन ने बनाए हैं। तो ये तो हाल है इस सब पिचेस का और इनका। तो यार ये मतलब ये ऐसा खिला करके क्या फायदा यार, किसी को भी आप मतलब खिला रहे हो, मतलब डरे हुए हो आप, ऐसा लग रहा है। उनके पास बैट्समैन नहीं है, वरना आपको वो बताते। बॉलर तो उनके पास साउथ अफ्रीका के पास पूरे हैं, वो आपको 150-200 रन पे ऑल आउट भी कर देंगे। लेकिन उनके पास बैट्समैन नहीं है जो 200 आप बनाओ तो वो 350-300 तक लेकर के जाए। डीन ऑल्गर फेल हुए एक बार फिर से। बवुमा, मैंने कहा था कि डीन ऑल्गर और बवुमा जो सेकंड इनिंग के स्पेशलिस्ट है, उसमें से बवुमा ने कुछ रन स्कोर किए, जोंडो ने नॉट आउट रहा, 36 रन बनाए। लेकिन उसके बाद कोई भी टिक नहीं। मैंने कल भी कहा था कि काइल वीराने ने फर्स्ट इनिंग में अच्छा किया, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड इनिंग में वो कुछ कर पाएंगे, और वो 0 रन बनाए। एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, बना क्या रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। इस तरीके के पिचेस खिलाओगे, इस तरीके से कुछ भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई किसी का कोई वहां पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि बैट्समैन इंजर्ड हो सकता है, बैट्समैन आपको कॉन्फिडेंस उसका लूज हो सकता है। वो क्या करेगा वो वहां पर। टेस्ट मैच का असली मजा आता है कि भाई 2 दिन या 3 2.5 दिन बैट्समैन को फेवर हो रही है, 2.5 दिन बॉलर को फेवर हो रही है, तब तो क्रिकेट देखने का मजा आता है। या तो फिर अगर इस टाइप का पिच बना रहे हो तो फिर सभी को आप ये बनाने का मौका दो। ये नहीं कि फिर आप कोई और बना रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप खुद कर रहे हो तो कोई उसमें कुछ बोल नहीं रहा है। यहां पर आप जब कोई स्पेक्टेटर आता है ना, तो वो बैट्समैन का रन देखने आता है कि T20 क्यों पॉपुलर है। अगर यही T20 में 130 140 रन बनेंगे और बॉलर अपना जी जान लगा रहे हैं तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। जब तक कि हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं, जब तक कि बैट्समैन स्कोर नहीं करते, तब तक स्पेक्टेटर को मजा भी नहीं आता है। स्पेक्टेटर कभी भी बॉलर को देखने नहीं आता है कि हाँ उसने क्या बॉलिंग की, क्या खतरनाक बॉलिंग हुई। ठीक है यार, जो जो है वो सो है, लेकिन इस तरीके से पिचेस बनाओगे तो नहीं चलने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट। आपके यहाँ पर आपने देख रखा है कि वनडे क्रिकेट जब हुआ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, कोई क्राउड नहीं आया था। टेस्ट मैच अगर आप इस तरीके से पिचेस बनाओगे तो यहां से टेस्ट मैच का भी क्राउड खत्म हो जाएगा। बैट्समैन को आप मौका दो कि वो कुछ रन बनाए, 200 250 300 350 का स्कोर पूरा इनिंग में खड़ा करे वो। उसके बाद बॉलर अपना जलवा दिखाए और विकेट को हिट करे, विकेट ले, अर्न करे, तब तो मजा है। 99 मतलब 99 भी नहीं यार, 69 पे 9 विकेट गिर गए थे, वो तो भला हो लास्ट विकेट का। खाइल जोंडो और आपके एनगिडी, इन लोगों ने लास्ट विकेट के लिए 30 रन जोड़े, तब जाकर वो 99 पहुंचे और 30-35 रन का आपको टारगेट मिला। अगर साउथ अफ्रीका खुदा ना खास्ता, अगर साउथ अफ्रीका 150 रन पे यहाँ 150 रन टारगेट दे देती तो आप लोगों की भी हालत खराब हो जाती। उसके बाद आप क्रिटिसाइज करते अपने ही क्यूरेटर को क्या पिच बना दिए हैं। बट नो डाउट ट्रेविस हेड ने इस पिच पे बहुत अच्छा अपने आप को अप्लाई किया, खेला। 92 रन की इनिंग भी खेली उन्होंने। लास्ट के 2-3 विकेट से उन्होंने भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया, वरना 200 रन भी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाती। अगर वो ट्रेविस हेड के आप 92 निकाल दोगे तो दे हैव नथिंग टू शो। ट्रेविस हेड ही डिफरेंस था इस मैच के, और ट्रेविस हेड को ही मैन ऑफ द मैच चूज किया गया और ट्रेविस हेड को ही मिलना था, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पैदा किया 92 रन का खेल करके। सेकेंड इनिंग में वो डक पर आउट हुए, रबाडा ने सभी को एक्सपोज किया। लाबुशेन और एक और बैट्समैन थे फिफ्थ डाउन जो आते हैं, मेरे ख्याल से कैमरन ग्रीन थे या एलेक्स कैरी थे, उन दोनों ने नॉट आउट रहे और मैच को फिनिश किया। वरना कोई भी बैट्समैन इस पिच पे टिक नहीं पा रहा था रबाडा के सामने। नोकिया यहाँ पर
विकेटलेस रहे, तीन ज्यादा विकेट उनको नहीं मिली सेकंड इनिंग में, तो कोई सिर्फ चारों के चारों विकेट रबाडा ने ही लिए। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि पिच अगर आप बना रहे हो तो सभी को फिर ये आप बनाओ, फिर किसी को क्रिटिसाइज मत करो, मैं यही बोलूंगा। क्योंकि इंडिया में अगर रैंक टर्नर्स बन जाते हैं तो सभी लोग क्रिटिसाइज करने आते हैं, माइकल स्लेटर, आपके मार्क टेलर, मार्क निकलस, उसके बाद आपके चैपल ब्रदर्स, उसके बाद माइकल वॉन, नासिर हुसैन, सब कूद पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही अभी दीप्ति शर्मा ने मैनकेट किया था तो कितने लोगों ने ज्ञान देने आ गए थे कि बॉल करने का इरादा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये रेसिज्म मुझे नजर आता है कि जब कोई ब्राउन स्किन कुछ करता है ना तो बहुत कुछ बोला जाता है, उनके बारे में छापा जाता है, लेकिन जब कोई व्हाइट करता है ना तो कोई कुछ नहीं बोलता। क्रिकेट आज भी लगता है कि डोमिनेट की जाती है बाय व्हाइट्स। तो चलिए, आज के लिए हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए वीडियो पे, नए स्टोरीज पे। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड डे पे जो कहानी होगी उसके ऊपर बात करेंगे। रमीज राजा साहब का क्या हुआ उस पर बात करेंगे। अभी तक कोई भी इस तरीके से सैक न्यूज वाली प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन हो सकता है जल्दी वो आ जाए। तो हो सकता है वो थर्ड टेस्ट का वेट करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट हो। और इंग्लैंड इंडिया का जो होस्टिंग राइट्स है, मेरे ख्याल से वो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। और इंडिया नहीं ये चाहेगा कि उसके यहाँ से होस्टिंग राइट्स लिए लिए जाएं। इंडिया जी जान लगा देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो ये छोटी मोटी चीज आते रहती है, वो सेटलमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। नहीं भी होता है तो उस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।